हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भारतीय एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आप सबको अधिनियम संकलन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बताऊंगी। तो हमने फ्रेंड्स 2 वीडियो कंप्लीट कर चुका है, जिसे आप देखकर इस अधिनियम संकलन के बारे में पढ़ सकते हैं, उसकी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अधिनियम संकलन में आप अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल में अंत तक बने रहिए, ताकि आपके अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचें। हमने कल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधिनियम की विशेषताएं देखा। अधिनियम की विशेषताएं में हमने ई कॉमर्स और अनुसूचित व्यापार व्यवहार पर नियम देखा। उसके बाद हमने उत्पाद दायित्व का नियम देखा और हमने मिलावटी नकली सामान के निर्माण या बिक्री के संदर्भ में सजा देखा। लास्ट हमने मध्यस्थता के लिए संस्थागत व्यवस्था के बारे में देखा था। आज हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता विवाद समायोजन प्रक्रिया का सरलीकरण देखेंगे। तो उपभोक्ता विवाद समायोजन प्रक्रिया का सरलीकरण में पहला टॉपिक है, उपभोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने और उन उपभोक्ता आयोगों में शिकायत दर्ज करने में सक्षम करना जिनके अधिकार क्षेत्र में व्यक्ति को आवास का स्थान आता है। उपभोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने और उन उपभोक्ता आयोगों में शिकायत दर्ज करने में सक्षम करना जिनके अधिकार क्षेत्र में व्यक्ति के आवास का स्थान आता है। दूसरा टॉपिक है, राज्य और जिला आयोगों का सशक्तिकरण करना, ताकि वे अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा कर सकें। अगर राज्य और जिला आयोग का सशक्तिकरण किया जाता है तो वे अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा कर सकेंगे। तीसरा टॉपिक है, सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और अगर 21 दिनों के निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्वीकार्यता का सवाल तय नहीं हो पाए तो शिकायतों की स्वीकार्यता को मान लिया जाएगा। सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और अगर वो व्यक्ति 21 दिनों के लिए अपनी बातों को अगर ना रख पाए तो उसकी स्वीकार्यता का सवाल तय नहीं हो पाए तो शिकायतों की स्वीकार्यता को मान लिया जाएगा। जो व्यक्ति अगर शिकायत किया रहेगा और जो व्यक्ति सही ठहरा रहेगा, अगर वो अपने 21 दिनों में अपना सही निर्देश नहीं दे पाएगा तो उसकी स्वीकार्यता को मान लिया जाएगा। अब हम अन्य नियम और विनिमय देखेंगे। अन्य नियम और विनिमय में पहला टॉपिक है, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियमों के अनुसार 5 लाख रुपए तक का मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगर उपभोक्ता निवारण आयोग में 5 लाख तक के मामला दर्ज हुए रहेंगे तो उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। उसी प्रकार दूसरा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने के लिए भी इसमें प्रावधान है। न पहचाने जाने वाले उपभोक्ताओं की देय राशि को उपभोक्ता कल्याण कोष, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है CWF, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करता है और वो व्यक्ति अगर नहीं पहचाना जाता है तो उसके जितने भी राशि रहेंगे वो कल्याण कोष में जमा कर दिए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, नौकरियों, निपटान लंबित मामलों और अन्य मामलों पर राज्य आयोग हर तिमाही केंद्र सरकार को जानकारी देंगे। चौथा पॉइंट है, उक्त सामान्य नियमों के अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन के लिए नियम भी प्रदान किए गए हैं। इसके लिए 2 नियम बनाए गए हैं। पहला नियम है, ये परिषद उपभोक्ता मुद्दों पर एक सलाहकार निकाय होगा जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा की जाएगी, और अध्यक्ष के रूप में संबंधित राज्य मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों में 34 अन्य सदस्य होंगे। इसके लिए पहला टॉपिक में बताया गया है कि उपभोक्ता मुद्दों पर एक सलाहकार निकाय होगा जिनकी अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा की जाएगी, और उपाध्यक्ष के रूप में संबंधित राज्य से मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से 34 अन्य सदस्य को इसमें रखा जाएगा। उसी प्रकार इसका दूसरा टॉपिक है, इस परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और
NER प्रत्येक क्षेत्र से 2 राज्यों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। विशिष्ट कार्यों के लिए इन सदस्यों के बीच कार्य समूह का भी प्रावधान है। अब हम उपभोक्ता की नवीन परिभाषा देखेंगे। उपभोक्ता की नवीन परिभाषा में पहला टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी सामान को खरीदता है या सेवाएं प्राप्त करता है जिसका भुगतान किया गया है या भुगतान करने का वादा किया गया है या किसी योजना के अंतर्गत भुगतान की टाल दिया गया है। उपभोक्ता की नवीन परिभाषा में बताया गया है कि कोई व्यक्ति वह उपभोक्ता होता है जो किसी सामान को खरीदता है या सेवाएं प्राप्त करता है जिसका भुगतान किया गया है या भुगतान करने का वादा किया गया है या किसी योजना के अंतर्गत भुगतान को टाल दिया गया है। दूसरा पॉइंट है इसमें इस तरह के सामान या सेवाओं के लाभार्थी का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है। तीसरा पॉइंट है यदि ऐसा उपयोग खरीदार की स्वीकृति के साथ किया जाता है। चौथा पॉइंट में बताया गया है कि यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या टेली शॉपिंग या सीधी बिक्री या मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन लेन देन दोनों पर लागू होता है। उपभोक्ता की नवीन परिभाषा में तीसरा परिभाषा में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या हम टेली शॉपिंग या सीधी बिक्री करके मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन कर सकते हैं। दोनों रूप से ये शॉपिंग किया जा सकता है। उसी प्रकार पांचवा पॉइंट है परंतु कोई भी व्यक्ति जो पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान या सेवाएं प्राप्त करता है उसे उपभोक्ता नहीं माना जाता है और वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे से बाहर होगा। कोई भी व्यक्ति जो पुनर्विक्रय फिर से अगर वो विक्रय करता है और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान या सेवाएं प्राप्त करता है उसे उपभोक्ता नहीं माना जाता है और वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे से बाहर किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आप अधिनियम संकलन की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपकी अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी से हो सके। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर लाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स।